गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कल हम ये बुक से एक वीडियो प्रोवाइड किए थे और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। ये सब हम क्वेश्चन करवाए थे, ज़्यादा नहीं, 15 या 16 मिनट का वीडियो है। तो हम आज मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिएगा ये क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बोल सकते हैं। जो भी बोलना है कमेंट में आप बोल सकते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा बोलिए, अगर ख़राब पढ़ाते हैं तो भी बोल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, हम चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की? तो नवरोज़ की शुरुआत किसने की मध्यकालीन में? जो जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा। तो आपका बलबन ने किया था। ठीक है, देखिए, बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज़ की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को शुरू किया था। ठीक है, इतना तक। उसके बाद तुगलक वंश आ गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? देखिए, आपका क्वेश्चन में ही एक आंसर है, जो एक और क्वेश्चन बन रहा है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? तो इब्न बतूता किस देश का था? तो मोरक्को देश का था। ठीक है, आपका ये देखिए, सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत सिंध प्रांत में आया। किस वर्ष में आया था ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी में इब्न बतूता दिल्ली का काजी का नियुक्त किया गया था। ठीक है, आपका अब आ गया अगला, मैथिली भाषा विविध के बारे में। सल्तनत कालीन मैथिली भाषा विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा के बारे में है। ठीक है, तो कर्नाटक राजवंश के बारे में हुआ है। देखिए, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि वीडियो थोड़ा सा ये हो रहा है दोस्तों, 1206 से 1556 ईस्वी में बताया है। ठीक है, इसी काल में ज्योतिषी और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इसके दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाटक वंश का शिवराव वंश 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी का शासन था। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिर 15वीं और 16वीं शताब्दी का बारे में, धार्मिक के बारे में है आपका। क्या है? नथपंथियों, सिंधु और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया गया? किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, आपका डिटेल, नथपंथियों, सिंधु और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, नथपंथियों, सिंध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। ये जरूरी है आपको, किस पे विश्वास करते थे?
तो दुनिया को त्याग दिया। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। ठीक है। अब आपका आ गया मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। फतुह-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है? तो ईश्वर नागर है। ठीक है। देखिए, फतुह-ए-आलमगीरी ईश्वरदास द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों। अब आपका आ गया दूसरा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता है? मक्का का द्वार तो सूरत को कहा जाता है। ठीक है। सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थयात्री से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकालीन के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो आपका अगला क्वेश्चन, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, देखिए आगमन के कारण कौन कौन से कारण हैं आपको देखना है। तो पहला आपका उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन। ठीक है, पहला देखिए। फिर आपका दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब एवं गुंबद का परिचय हुआ। ठीक है। प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है। आपका ये देखिएगा किसके बारे में है? बाबर के बारे में भी याद। आपका 3 नंबर, प्रदेश में तैमूर राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। बाबर के समय ही देखिए आपका डिटेल है। आपका देखिए, बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश का स्थापना हुआ एवं युद्ध में तोपों का शुरुआत हुई थी। क्षेत्र में वास्तुकला में मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार करने के बाद भारत में 4 बार प्रारंभिक आक्रमण किए, मतलब 4 बार आक्रमण किया था बाबर। ठीक है। अब मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मराठा राज संघ के बारे में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, किसके दरबार में थी? अष्टप्रधान। तो आपके मराठा प्रशासन में। ठीक है। आप आपका डिटेल देखिए। मराठा प्रशासन के शिवाजी के सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्री की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता एवं अपने कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने अपने किसी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान का नाम देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को रोककर। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है। अब आते हैं हम अपना टॉपिक, जिसमें
बीपीएससी में क्वेश्चन भर भर कर देता है। ठीक है, आपका आधुनिक भारत से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतः राज्यों का उदय। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, तो आपका इलाहाबाद संधि होता है। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तो इलाहाबाद संधि की। तो इसका डिटेल हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया है आपका 2023 में। ठीक है, आपका यह बाबर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुरजदौल्ला के साथ इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1965 ईस्वी में की गई, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया रॉबर्ट क्लाइव, और क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ठीक है, आपको अब आपका आया यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है, डच लोग कब आए, कब क्या आया नहीं आया, इसमें तो थोड़ा सा है, लेकिन आप बुक में बहुत डिटेल से है। आप बोलिएगा तो हम लूसेंट या एनसीईआरटी जो बुक होता है 6 से 10, 1 to 5 के लिए, वो भी हम करवा देंगे अगर आप लोग का डिमांड रहा तो। अब देखिए क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो 1632 ईस्वी में है, 1632 ईस्वी में। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 ईस्वी में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाल बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। ये तो पता होगा आप लोग को कि किस लिए आए थे, पहला व्यापार कौन सा किए थे। अब आपका आ गया ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, तो इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने, तो कौन से बने थे, तो आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत का आधिकारिक दूत बने, देख लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो देखिए, आपका इंग्लैंड में भारत का आधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा आपका क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही होगा, लेकिन आपका उससे ज़्यादा डिटेल मायने रखता है। इससे भी आपका क्वेश्चन आएगा, आपका ये बहुत ज़रूरी है। ये तो क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ये ज़रूरी है, इसमें आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए, इंग्लैंड में भारत का आधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1886 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों में अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते थे। भारत के दूत कौन कहे जाते थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वायुव्रत पुरुष, यानी कि वायुव्रत पुरुष किसे कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी को। बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया गया था कि, देखिए 1859, तो आपको देखिए को ये आपको 2024 में पूछा गया है। देखिए 3 में 3.0 में 6 to 8 में, ठीक है। 1859 के भारतीय उपवास अधिनियम के निर्धारित किया गया है, तो 6 to 8 में पूछा गया है, ठीक है। आप चाहे तो देख लीजिएगा। देखिए इसका डिटेल पढ़ लीजिए 1869 के बारे में। तो ऑप्शन नंबर है, ब्रिटिश औपनिवेश सरकार ने 19वीं शताब्दी के